वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मैं अनुसार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम हीट इंजन की क्लासेस कर रहे थे। अब तक हमने 10 क्लासेस ले रखा है और वो 10 क्लासेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ कूलिंग सिस्टम। हमारा हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंजन। हमारे इंजन के पार्ट्स में बहुत सारे होते हैं, उनको मूव करने से बहुत सारी हीट जनरेट होती है। उन हीट को कंटेन करने के लिए, उन हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कूलिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से क्लास को देखिएगा। बाकी क्लास के फीडबैक आप हमें देते रहें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। उम्मीदता है कि भाई आपको ये सारी क्लासेस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्लास 1 से 10 तक लगातार आप देखिए, उन सभी को नोट्स बनाइए। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ आप क्लास नंबर 1 से लेकर के और अभी तक क्लासेस को देख लीजिए, उसके नोट्स बनाइए और खुद का रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे और मैं इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, जिसके लिए वो बुक परचेज़ कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। नीचे फीडबैक के फॉर्म में यानी कि कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। फिलहाल क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्लास नंबर 11वीं है और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे 4 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, इसको 11 कर लेंगे। तो भैया कूलिंग सिस्टम सीखने वाले हैं। क्या होता है कूलिंग सिस्टम? बेसिकली हमारे इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। उसी हीट को कम करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आप में से अगर इन ट्रेड को चूज़ किए हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है। इस क्लास को इन्जॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्या कहोगे? लार्ज अमाउंट में हीट जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड अ सिलेंडर। किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ द पिस्टन। सो वी नीड कूलिंग सिस्टम टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि हमारे इंजन में जो हमारा पिस्टन है वो मूव करता है, बहुत सारी पार्ट्स मूव करती हैं, कनेक्टिंग रॉड, कैम साफ्ट, क्रैंक साफ्ट, बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं। जब वो मूव करती हैं तो उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाती है सिलेंडर के अंदर। अब इतनी टेम्परेचर पे तो मोस्टली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। अगर ये टेम्परेचर को मिनिमाइज नहीं किया जाएगा तो आपका जो पिस्टन है, जो सिलेंडर है, वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। तो वो आप नहीं चाहोगे ना, इसीलिए आपने कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। हमारे हाई इफेक्ट से मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगी तो हमारे इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़रा इसको देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साइज ऑफ पिस्टन और सिलेंडर में बी एक्सपेंड। मतलब आपका जो पिस्टन और सिलेंडर है उसका साइज बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका इंजन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है। आपने अक्सर जब टेक्नीशियन के पास जाते हो, मतलब जब आप सर्विसिंग कराने जाते हो, तो आपने अक्सर उनके मुंह से सुना होगा कि सर आप इंजन को बार बार सर्विस में लेते आइए, लेकर आइए, नहीं तो आपका इंजन सीज कर जाएगा। सीज का मतलब है कि पिस्टन जो है वो सिलेंडर में मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पिस्टन जो है वो हीट की वजह से थोड़ा सा फैल गया। जगह तो लिमिटेड है ना, अगर वो बड़ा हो गया तो वो कैसे मूव करेगा? नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिलेंडर आपको सिलेंडर मूव कर जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑयल की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी इंजन का सीज ही कहलाता है। तो इंजन खराब हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो। और अगर आप चाहते हैं टेम्परेचर मिनिमम रहे तो आपके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला, लुब्रिकेटिंग क्वालिटी में भी रिड्यूस। आपने जो लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला था, इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था लुब्रिकेशन क्या होता है। तो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल डाला था उसकी टेम्परेचर की वजह से क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंजन में नॉकिंग होगा, यानी कि आवाज़ आएगी और आपका इंजन चलने में थोड़ी सी तकलीफ देगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्री इग्निशन, ये तो एक मेन प्रॉब्लम है। मतलब इग्निशन क्या होता है? जलना। तो वो प्री इग्निशन हो जाता है, मतलब जब आप चाहते हो कि जले तब वो ना जल करके पहले से ही जल जाएगा। और अगर पहले से जल गया तो आपका इंजन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा भाई? लॉस ऑफ पावर। ये तो होना ही होना है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा आपके इंजन के अंदर तो उसकी वजह से पावर लॉस होना ही होना है। क्लियर है क्या? अब देखना पर्पस ऑफ कूलिंग क्या है, हम क्यों कूल करना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है देखना। टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम एक मिनिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ताकि हमारा इंजन अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। टू मेंटेन द लुब्रिकेटिंग
प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, जो आपने ऑयल इस्तेमाल करा है लुब्रिकेशन के लिए, उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, इसके लिए आपने कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। टू डिसिपेट द सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस हीट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंजन कंपोनेंट्स, जो आपका ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है उस टेम्परेचर को आप डिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब उसको बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि आपका जो इंजन का बहुत सारा कंपोनेंट्स है वो ख़राब ना हो। जैसे कि सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, ये सारी की सारी अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? बाय यूजिंग द कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे हम कूलिंग सिस्टम करते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एयर से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एयर कूलिंग सिस्टम, और वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एयर का इस्तेमाल किया और एयर के इस्तेमाल करके और इंजन को कूल किया तो उसको बोलेंगे एयर कूलिंग सिस्टम, और अगर वाटर का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम। अब एक बार इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहला है एयर कूलिंग सिस्टम, मतलब इसमें एयर यूज़ करेंगे एज अ कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? जो ठंडक प्रोवाइड करती है। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके एसी के अंदर कूलेंट क्या होता है, एसी के अंदर कूलेंट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? एसी में जो आपका कूलेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मीथेन। ठीक है, कई कई बार मीथेन होता है, कई बार ड्राई आइस होता है, तो ये आपका मेन उसमें कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीएफसी भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कूलेंट की तरह इस्तेमाल क्या होगा? एयर होगा। इस सिस्टम में हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम वर्किंग कंपोनेंट्स टू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा हीट है जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट को हम डायरेक्टली एयर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली उसको एयर में भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द लाइट व्हीकल्स। इस सिस्टम का इस्तेमाल हम आमतौर पे उन गाड़ियों में करते हैं जो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, जैसे आपका टू व्हीलर हो गया, जैसे आपका थ्री व्हीलर हो गया, इनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एज एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग, एयर कूलिंग का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज? इसका एडवांटेज क्या होगा ये जरा देखिए। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा, इट इज़ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, मतलब ये बनावट के मामले में बहुत ही आसान होगा, इसको समझना भी आसान होगा, बनाना भी आसान होगा। इट ऑपरेट वेल इन बोथ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, चाहे वो ठंडा हो गर्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये अपने आप अच्छे तरीके से काम करेगा। एयर कूल्ड इंजन एंड रैपिडली रीच देयर वर्किंग टेम्परेचर फ्रॉम द कोल्ड, मतलब अगर कहीं पे ठंडी में गाड़ी लगाई हुई है तो वहाँ पे भी ये आराम से इंजन काम करेगा। जैसे कुल्लू मनाली चले गए तो वहाँ पे भी ये टेम्परेचर आराम से मेंटेन कर लेगा और आराम से आपका इंजन काम करता रहेगा। उसके बाद इट इज़ नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम द कोरोजन। देखो यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, अगर लिक्विड नहीं है तो यहाँ पे मेटल पार्ट के अंदर कोरोजन नहीं होगा, और कोरोजन नहीं होगा तो आपका जो मेटल पार्ट है वो आराम से फंक्शनिंग करेगा, आराम से चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये नेचुरल है, मतलब इसमें हमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, हर जगह एयर है, तो ये हमारा बहुत अच्छे काम करेगा। उसके बाद लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम लगती है, बस एयर फिल्टर को बार बार आपको क्या करना है? सफाई करते रहना है बस। नो कूलेंट लीकेज प्रॉब्लम, इसमें कूलेंट के लीकेज प्रॉब्लम भी नहीं है, भाई एयर लीक हो जाए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कंपैरेटिवली लाइटर इन द वेट, मतलब अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें जैसे वाटर सिस्टम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है जिससे हमारा इंजन और हैवी बन जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि लाइट वेट का रहता है, इससे कोई ज़्यादा हैवी हमारा नहीं बन पाता। उसके बाद दिस इज़ द मोर रिलाइएबल, ये ज़्यादा रिलाइएबल है क्योंकि हमारे आसपास हमेशा हर जगह पे क्या है? एयर है, तो ये ज़्यादा रिलाइएबल है, इस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये ज़्यादा बड़े बड़े ट्रकों में या बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर उस केस में हमें एयर में सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम वाटर को इस्तेमाल करेंगे एज अ कूलेंट। देखना यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया था? यहाँ पे इस्तेमाल किया था एयर का। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कूलेंट का करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर का करेंगे। सो इट नीड एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। अब देखो क्योंकि यहाँ पे वाटर इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे वाटर जैकेट हो गया, रेडिएटर हो गया, ठीक है, वाटर पंप हो गया, वाटर पंप हो गया, ठीक है, थर्मोस्टेट हो गया। तो ये कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गए जो हमें जोड़ने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। इसकी वजह से ये थोड़ा सा हैवी बन जाता है। ठीक है, अब वाटर कूलिंग के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है द
द मॉसिफन मेथड होता है, ठीक है, साइफन बोलते हैं इसको, साइफन, ठीक है, साइफोनियन मेथड बोलते हैं और फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, साइफोनियन और फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड, दो तरीके हैं जिससे हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कूलिंग करने के लिए। तो पहला है थर्मो साइफन मेथड, यहाँ पे क्या था, थर्मो था ये, है ना, ये था थर्मो साइफन। तो साइफन कह लो या थर्मो साइफन कह लो, दोनों सेम बात है। थर्मो साइफन मेथड क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक रेडिएटर होता है, रेडिएटर आपने देखा होगा, आपने कभी अगर जनरेटर देखा है तो जनरेटर के आगे लगा होता है रेडिएटर, जिसमें पूरे रात हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ताकि हमारा हीट जो है वो इंजन ना हो सके ज़्यादा और हमारा आराम से वो जनरेटर काम करता रहे। शादी वगैरह में होता है, अगर आपने देखा हो, बिहार में रहने वाला हो या यूपी में, तो आपने देखे होंगे, ठीक है, जनरेटर जो हमारे शादियों में लगती है, उसमें ना एक बच्चा होता है, एक कोई वर्कर होता है, वो बार बार उसमें पानी डालता रहता है ताकि वो ठंडा रहे। तो वो जो आगे आप देखते हो ना, रेडिएटर ही होता है वो। तो इसमें हम करते क्या है, देखो इसमें क्या क्या होता है, भला ये तो समझो। ये कंसिस्ट करता है एक तो रेडिएटर को, वाटर जैकेट को, फैन को और टेम्परेचर गॉज को, ठीक है, और इन सभी को आपस में कनेक्ट करके इसमें हम ठंडा करते हैं। बेसिकली इसमें करते क्या है, देखो एक होता है हमारे पास वाटर जैकेट। तो वाटर जैकेट क्या है, जो ये हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये वाटर जैकेट है जिसके अंदर क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। अब इस पानी को सर्कुलेट कराया जाएगा, देखो कैसे, यहाँ से पानी जाएगी और ये जाएगी किसके थ्रू, रेडिएटर के थ्रू। ये देखो ये रेडिएटर्स हैं, ये रेडिएटर्स हैं, इसके थ्रू पानी जो है वो नीचे गिरेगी और इसके पीछे क्या लगे होंगे, फैन लगे होंगे, पंखा। जब ये पंखा बहुत तेज़ी से चलेगा और जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो ये पानी गर्म है, देखो यहाँ से पानी गर्म था, ये पानी गर्म था और यहाँ से जा रहा है, ये ठंडा पहुँचा रहा है। तो भाई ये पानी जो है और ठंडा कर देगा और ठंडा करने के बाद वापस ये इंजन को कूल करेगा और फिर वापस वहाँ पे वापस आएगा, फिर ये वापस, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो इस पार्ट को बोलते हैं रेडिएटर। ये हमारा हो गया पंप, यानी कि हमारा मोटर हो गया, और इसके नीचे ही लगा होता है वाटर पंप, जो कि वाटर को पंप करता है ताकि वो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर सके अच्छे तरीके से। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ये किया कि पानी को ठंडा किया और उस ठंडे पानी को हमने इंजन से पास किया ताकि हमारा जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा हीट अप ना हो सके, ठीक है। उसके बाद देखना फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखो ज़रा। एक तो इसमें वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं, वाटर पंप इज़ यूज टू फोर्स द वाटर। देखो यहाँ पे नेचुरली हमारा पानी जो है सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे वाटर पंप नहीं लगा होता, ये ध्यान रखना। मैंने शायद बोल दिया वाटर पंप, पर वाटर पंप नहीं लगा होता, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ना नेचुरली पानी जो है गर्म होकर के ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर मतलब गर्म पानी नीचे से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ठंडा होकर वापस गर्म होकर के चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम फोर्स्ड याद करते हैं, मतलब फोर्सफुली भेजते हैं। देखो कैसे भेजेंगे, जरा देखो। सो वाटर पंप इस्तेमाल होगा, फोर्स वाटर फ्रॉम द रेडिएटर टू द वाटर जैकेट, है ना, रेडिएटर से वाटर जैकेट में फोर्सफुली पानी को भेजा जाएगा और उसके बाद हीट जो होंगे लॉस करेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। तो भैया यहाँ पे हीट का लॉस कैसे होगा, कंडक्शन से होगा, जबकि यहाँ पे रेडिएशन से हो रहा था, ठीक है ना। ये बात भी आपको डिफरेंस में याद रखना है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपने ऐसा देखा होगा, खास करके आप अपने गाँव में देखे होंगे, कभी शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें लगी होती है, ठीक है। ये देखो हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वाटर पंप। वाटर पंप क्या करेगा, वाटर को पंप करेगा, मतलब उसको फोर्सफुली भेजेगा कहाँ पे, रेडिएटर के अंदर। देखो यहाँ से पानी जाएगा कुछ ऐसे और यहाँ पे जा कर के फिर यहाँ से वापस जो है गर्म होकर के, और ये आपका इंजन है ना, ये आपका इंजन है, यहाँ से पानी गर्म आ रहा है ऐसे और यहाँ पे ठंडा पानी जा रहा है ऐसे, गर्म पानी आ रहा है, फिर ये गर्म पानी को रेडिएटर से भेजा जाता है, फिर ये रेडिएटर क्या करेगा, ठंडा करेगा। रेडिएटर क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा, फिर ठंडा पानी जो है वापस यहाँ से फोर्सफुली इसमें भेजा जाएगा, फिर यहाँ से ये ठंडा होकर के गर्म होकर के निकलेगा, फिर यहाँ से ठंडा होगा, फिर ये मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है थर्मोस्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मोस्टेट ही है जो पानी को इनलेट और आउटलेट के लिए कंट्रोल करेगा, रेडिएटर हीट को कंट्रोल करेगा मतलब कम करेगा, और वाटर पंप जो है वो पानी को पंप करेगा। फोर्सफुली भेजना पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे नेचुरली हो रहा था, यहाँ पे हमें फोर्सफुली भेजना पड़ता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे थे, इसमें सबसे पहला पार्ट लगा था रेडिएटर। कभी कभी एग्जामिनर लगातार बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछ देगा, रेडिएटर कैसा दिखता है, रेडिएटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बता दीजिए। तो बड़ा आसान है, क्या कहोगे, इट ट्रांसफर द हीट अब्जॉर्ब बाय द वाटर टू द सराउंडिंग एयर। मतलब ये जो हीट मिला है इसको इंजन से, वो इंजन से हीट जो लिया है उस इंजन हीट को क्या करेगा, बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देगा। कैसे,
यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पानी आती है ऐसे ऐसे, और ये पानी जब ठंडी हवा चलती है तो ये हवा इस हीट को लेकर के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ठंडा हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडिएटर किसका बना होता है, तो याद रखना कॉपर का और एल्युमिनियम का बना होता है। ये क्या है, एल्युमिनियम है। क्लियर है सभी को। कूलिंग फैन क्या होता है भाई, कूलिंग फैन जो कि बिल्कुल रेडिएटर के पीछे लगा होता है। ये जो रेडिएटर है ना, इसके जस्ट पीछे लगा होता है, और इसका काम क्या होता है देखो। अ फैन इज सिचुएटेड बिटवीन द रेडिएटर एंड द इंजन। इंजन और रेडिएटर के बीच में क्या होगा, ये फैन लगा होगा, और इट इज़ द डिवाइस बाय इंजन क्रैंक शाफ्ट। अच्छा, इट इज़ द ड्रिवन, ड्रिवन है, ये ड्रिवन है ना, ये ड्रिवन, ड्रिवन मतलब चलता है। ये जो फैन है इसको कैसे चलाया जाता है, बाय यूजिंग द क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल करके इस इंजन को रन कराते हैं, चलाते हैं। सो इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर, ताकि ये एयर के मूवमेंट को और बढ़ा सके। ज़्यादा बढ़ाएगा तो हमारा हीट ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेडिएट होगा, मतलब हमारा इंजन और बेहतर तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा फैन का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोस्टेट क्या है, इसके दो सिचुएशन होते हैं, एक तो ओपन होगा, एक क्लोज होगा। मतलब बेसिकली ये ओपनिंग और आउटिंग का काम करता है, भाई अपने अंदर से पानी बाहर भेजना है, बाहर से अंदर लेना है, इसके लिए काम करता है। सो इट रेगुलेट द हीट डेसिपिएशन बाय द कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्लो रेट, है ना, मतलब कितना ज़्यादा हीट को डिसिपिएट करना है, भाई ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो एक मिनिमम ऑप्टिमम जो है वो मैनेज करने का काम इसका होता है, ठीक है। सो इट इज़ प्लेस्ड इन द आउटलेट एंड कूलिंग वाटर फ्रॉम द इंजन, मतलब जहाँ पे हम बाहर करते हैं हीट को, और जहाँ पे हीट होता है वहीं पे ये कनेक्ट होता है, वहाँ से हीट को ये रेडिएट करता है, बाहर करता है। इसकी नॉर्मल या ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री पे खुद ही ऑपरेट होता है, और जो 1600 डिग्री टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। ये आपका थर्मोस्टेट होता है, सिचुएटेड होता है वहीं पे। वाटर पंप तो आप सबने देखा होगा, है ना, आपके घर में भी लगे होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे वाटर पंप है, अलग अलग तरीके के पंप होते हैं, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे पंप वाले क्लास में, ये पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है। तो फिलहाल ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो कि रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है, ताकि फोर्सफुली तरीके से पानी को भेजा जा सके, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भेजा जा सके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये रोटेशन होता है, ऐसे रोटेट होता है, फिर यहाँ से पानी जो है उठाता है नीचे से, और इस पानी को सर्कुलेट करते हुए यहाँ पे भेज देता है फोर्सफुली तरीके से। तो ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि आपके इंजन के अंदर जो वाटर पंप लगा है वो कैसा लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो पूरा कूलिंग सिस्टम आपने समझ लिया। कूलिंग सिस्टम से 1 से 2 सवाल बन सकते हैं, वो भी बहुत रेयरेस्ट केस में, है ना। अगर बनता है तो वो यहीं से बनेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, 1 से 2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। प्रॉपर रिविज़न करना है, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस के लिए बुक हम आपको अगले क्लास में रिकमेंड कर देंगे, कौन सी बुक आपको लेनी है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्लास कैसी लगती है आप हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।